बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो दरख्त से बंधे हुए झूले पर बैठी मुसलसल ऊंची आवाज में गाना गा रही थी। उसकी सुरीली आवाज ने एक समा बांध दिया था। उसकी आंखें बंद थी और मुसलसल आगे पीछे होते हुए झूले की हरकत भी उसका इर्तिकाज न तोड़ सकी। उसका नाम प्रीति था। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बहुत पुरकशिश थी। खासकर उसकी खूबसूरत आवाज के पूरे गांव में चर्चे थे। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लाडली थी। उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को आंखें बंद करके पूरा किया जाता था। हालांकि उसका बाप बहुत गरीब था, गांव के जिम्मेदार की हवेली का मुलाजिम था। लेकिन जैसे भी होता, वो अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता। उसकी माँ उधेर उम्र की औरत थी। वो सिर्फ घर के काम काज करती थी। हालांकि जमींदार की पत्नी ने उसको कई बार कहा था कि वो भी उसकी हवेली में आकर काम करे ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सकें। लेकिन प्रीति के पिता रामदास को ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए बाद में किसी ने उस पर जोर नहीं दिया। रामदास को भी प्रीति के शौक का पता था। वो जानता था कि प्रीति की आवाज बहुत सुंदर है, इसलिए उसने कभी भी उसके शौक पर पाबंदी नहीं लगाई। पहले पहल तो वो सिर्फ अपनी सखियों को ही गाना सुनाया करती थी, लेकिन फिर ये बात किसी तरह जमींदार के कानों में पड़ गई कि रामदास की बेटी को गाने का बहुत शौक है और वो गाती भी बहुत अच्छा है। एक दिन उसने रामदास को बुलाकर पूछा, रामदास, सुना है तेरी छोरी को गाने का बहुत शौक है। उसकी आवाज भी सुना है बहुत मीठी है। जी ठाकुर साहिब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरी प्रीति को भगवान ने बहुत सुंदर आवाज से नवाजा है। वो जब गाती है तो इर्द गिर्द जैसे सब कुछ साकित हो जाता है। रामदास ने आजी से हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो हमें गाना सुनना कितना पसंद है और सुंदर आवाज हमारी कमजोरी है। ठाकुर चंद्र राम ने ताई तलब नजरों से रामदास की तरफ देखा और फिर बोला, हमने तुम्हारी छोरी की बड़ी तारीफ सुनी है और हम चाहते हैं कि तुम उसे किसी दिन हवेली लाओ। हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। रामदास ने ठाकुर के मुंह से प्रीति के गाने की तारीफ सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो झुककर उठा और चंद्र राम के चरण छुए और वापसी के लिए मुड़ गया। चेहरे पर छिलकती खुशी को रामदास छुपाने में नाकाम रहा था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर झलकती खुशी को भांप लिया। क्या बात है प्रीति के पिता, इस समय बड़े खुश दिखते हो, क्या कोई खास बात हुई है? रामदास की पत्नी सरवस्ती ने इश्तियाक से पूछा तो जवाबन रामदास बोला, भगवान बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम्हारी खुशी भी दो चंद हो जाएगी। ऐसी क्या खास बात है, जरा मुझे भी तो बतलाओ, सरवस्ती के पूछने पर रामदास बोला। वो अपने ठाकुर साहिब है ना, चंद्र राम, उनको अपनी प्रीति की आवाज की सुंदरता का पता चला है। वो चाहते हैं कि प्रीति उनकी हवेली में आकर उन्हें अपनी सुंदर आवाज में गाना सुनाए। अगर उन्हें प्रीति की आवाज पसंद आ गई तो वो प्रीति को बहुत कुछ देंगे, बल्कि जब भी उनका दिल चाहेगा वो प्रीति को बुलाकर उसका गाना सुनेंगे और दिल खोलकर नवाजेंगे। रामदास ने एक ही सांस में उसे अपनी खुशी की वजह बताई तो जवाबन सरस्वती खामोश हो गई। रामदास ने हैरान होकर उसकी खामोशी की वजह पूछी तो वो मुतफक्कर से अंदाज में बोली, प्रीति के बापू, तुम जानते हो कि ठाकुर किस तबीयत का मालिक है। वो एक अयाश आदमी है और न जाने कितनी लड़कियों को इज्जत उसने रोन ली है। मुझे प्रीति कारण खतरा है कि अगर ठाकुर कुछ करने पर गुजरा तो हम भी उसके लिए कुछ भी ना कर सकेंगे। मैं अपनी प्रीति को किसी सूरत हवेली नहीं बेचूंगी।
पगली, मैं ठाकुर चंद्राम को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने मुलाजमों का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। जानती हो प्रणाम सिंह की छोरी के साथ कितना अच्छा सलूक किया था। उस बेचारी की इज्जत किसी दरिंदे ने रौंद डाली थी। उसके गरीब से माता पिता कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ठाकुर ने उस लड़के को ढूंढकर कितनी कड़ी सजा दी थी, और बाद में उस लड़की के घर वालों को इतनी दौलत दी थी कि वो अपनी बकिया जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और अपनी छोरी की शादी भी किसी अच्छी जगह कर सकें। रामदास ने ठाकुर की तारीफ में जमीन आसमान एक करना शुरू कर दिए, तो सरस्वती ने उसको टोक दिया, बस बस, मेरी जुबान न खुलवाओ। सारा पिंड जानता है कि ये ठाकुर ही था जिसने प्रणाम सिंह की छोरी माधुरी की इज्जत लूटी थी, और सजा उस बेचारे गरीब गोपाल को दी, और बाद में माधुरी के घर वालों को इतनी दौलत दी कि वो बेचारे उसे ठाकुर का एहसान समझते रहे। तुम भी ठाकुर के पीछे ही पड़ गए हो। वो इतना अच्छा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उसके काले करतूत हवेली की ऊंची दीवारों में दब जाते हैं, लेकिन कब तक? भगवान जल्द ही उसका पाप का चेहरा बेनकाब करेगा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। रामदास बेजारी से बोला, इतने अच्छे आदमी को महज गलत फहमी की बुनियाद पर इतना बुरा कह रही हो। तुम जो भी कहो, मैं जल्द ही प्रीति को हवेली लेकर जाऊंगा। अगर ठाकुर को प्रीति की आवाज पसंद आ गई, फिर तो समझो वारे न्यारे। रामदास अपनी ही धुन में बोले चले जा रहा था, जबकि सरस्वती के चेहरे पर फिक्रो तरद्दुद की लकीरें बनती जा रही थी। एक दिन प्रीति अपनी सखियों के साथ झूला झूलने में मगन थी। साथ साथ उसकी सुरीली आवाज माहौल को बड़ी खूबसूरत बना रही थी। उसकी सखियां भी खामोशी से उसकी आवाज की सुंदरता को अपने अंदर उतारने में मसरूफ थी। हमेशा ऐसे ही होता था। वो जब भी अपने घर से जरा दूर इन घने दरख्तों पर पड़े झूले में झूला झूलने जाती, उसकी सखियां खेलने कूदने की बजाय बड़ी महवियत से उसका गाना सुनती थी। लाजूती कहती थी, प्रीति तेरी आवाज कानों में रस्सा गोल देती है, मनुष्य को संसार से बेगाना कर देती है। मनुष्य तो मनुष्य, हवाई मखलूक भी यकीनन तेरी आवाज के शहर में खो जाती होगी। तू ऐसा किया कर, इन दरख्तों के नीचे या वीरान जगहों पर अपनी आवाज का जादू ना जगाया कर। किसी दिन कोई जिन आशिक हो गया तो फिर तो तू गई काम से। और प्रीति हंसकर उसकी बात को टाल जाती थी। वो उम्र ही ऐसी होती है, लड़कियां अपनी दुनिया में मगन किसी बात पर तवज्जो नहीं देती हैं। उन्हें जिस काम से मना किया जाए वही इनकी जिद बन जाता है। प्रीति ने भी लाजूती की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक दिन ये बात सच होकर रहेगी। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। प्रीति को घर में घबराहट हुई तो वो उन घने दरख्तों की जानिब चल दी जहां वो अपनी सखियों के साथ झूला झूलती थी। उसने सोचा कि वहां दरख्तों की छांव में कुछ देर बैठेगी तो गर्मी से निजात मिल जाएगी। उस वक्त कोई सगी भी उसके साथ मौजूद नहीं थी। वो झूले पे आकर बैठ गई। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी तबीयत में खुशगवारियत पैदा कर दी और उसने अपनी आमद का मधुर आवाज का जादू जगाना शुरू कर दिया। ठाकुर का एक मुलाजिम गोपी, जो किसी काम से उधर से गुजर रहा था, इतनी सुंदर आवाज सुनकर ठटक गया। वो दबे कदमों उधर की ओर बढ़ा जहां से वो आवाज आ रही थी। गोपी ने हैरानी से झूले पर बैठी उस लड़की को देखा जो हवेली में काम करने वाले मुलाजिम रामदास की छोरी थी। हैरानी उसे उसकी आवाज से हुई थी। इतनी सुंदर आवाज उसने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी थी, और ठाकुर चंद्रराम तो ये आवाज सुनकर पागल हो जाएगा। उसने सोचा वो अभी जाकर ठाकुर को आगाह करता है कि इतनी मधुर बड़ी आवाज उनके अपने पिंड में मौजूद है, और वो जो शहर से नहरीली औरतों की भोंडी आवाज को सुनने के लिए इतनी रकम खर्च करता है। वो ये सोचकर वापसी के लिए मुड़ गया। प्रीति को उसके आने और जाने की खबर भी ना हुई। वो तो बस अपने आप में मगन थी, ये जाने बिना कि कोई और भी उसको बड़े हैरत से देख रहा है। जिस दरख्त पर वो झूला झूल रही थी उसी की एक शाख पर वो बैठा था। वो प्रीति को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो प्रीति को अच्छी तरह देख रहा था और उसकी आवाज की सुंदरता उसे पागल कर रही थी। उसका ताल्लुक एक बेदीन जिन्नात से था, लेकिन वो सरकश हरगिज नहीं था, और ना ही कभी किसी आदमजात को बिला वजह उसने तंग किया था।
अब भी वो अपने कबीले जा रहा था कि उसके कानों में सुरीली आवाज पड़ी। तो वो फौरन रुक गया और उसी दरख्त की छांव में बैठ गया जिस पर प्रीति झूला झूलते हुए गाना गा रही थी। उसने फिलहाल अपने करीबी कबीले की तरफ जाना तय कर दिया और प्रीति के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसका नाम रोजाम था और वो एक जिनजादा था। वो बहुत ही ताकतवर जिन था, लेकिन उसने प्रीति के जिस्म पर कब्जा जमाने की बजाय उसके साथ रहने का फैसला किया ताकि प्रीति को कोई नुकसान न पहुंचे। उधर गोपी उस वक्त ठाकुर रामदास के कमरे हास में उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर पहले वो ठाकुर को प्रीति की आवाज की सुंदरता के बारे में बता चुका था और साथ ही उसके हुस्नो शबाब की दास्तान भी। ठाकुर के लिए दोनों बातें अहम थी, आवाज और शबाब। ये हो ही नहीं सकता था कि वो आवाज के साथ साथ शबाब से भी लुत्फ अंदोज ना होता। शहर से वो जिन औरतों को गाने के लिए लाता था वो कोठे से ताल्लुक रखती थी, जिनके लिए इज्जत से ज्यादा दौलत की अहमियत होती थी और वो अपने शबाब की पूरी पूरी कीमत वसूल किया करती थी। इसलिए ठाकुर के लिए उनको दाम कर नाज जरा भी मुश्किल नहीं होता था, बल्कि वो खुद ही पके हुए फल की तरह जोली में आ गिरती थी। लेकिन गांव की नारियों को राम करना तकरीबन नामुमकिन होता था। उनके नजदीक इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती और फिर गांव में इस तरह के वाकयात जल्द फैल जाते हैं। ठाकुर भी पिंड की नारियों से जरा मुख्तात रहता था। वो कोई खेल भी गैर मुख्तात होकर नहीं खेलता था। पता नहीं कैसे उसे प्रणाम सिंह की छोरी माधुरी को समझने में गलती हो गई और बात पूरे पिंड में फैल गई। लेकिन ठाकुर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस मामले को दबा दिया और आइंदा के लिए मुख्तात हो गया था। गोपी के मुंह से रामदास की छोरी की तारीफ सुन के उसके मुंह में पानी भर आया। उसे ये मरहला बड़ा आसान लगा। वो रामदास को हुक्म देकर किसी भी वक्त प्रीति को हवेली बुलवा सकता था और प्रीति को दौलत का लालच देकर या धमकी वगैरह देकर बआसानी अपनी मर्जी कर सकता था। उस वक्त भी वो गोपी से इस मौजू पर बात कर रहा था और गोपी बढ़ चढ़ कर उसे मशवरे दे रहा था। ठाकुर चंद्रराम के हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखें कसरत शराब नोशी से सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो मुकम्मल होश में था। गोपी, उसने अपने सामने हाथ बांधे गोपी को मुखातिब किया, तू जब भी कोई खबर लाता है बड़ी अच्छी खबर लाता है, तभी तुझे अपना खास मुलाजिम बनाया हुआ है। और फिर तू अपनी बीवी, तेरी तो बड़ी रसीली है, मैं तो उसको भी हवेली में भुला चुका हूँ। गोपी, तू घर की मुर्गी को छोड़कर इधर उधर मुंह क्यों मारता फिरता है? ठाकुर के लहजे में छुपी मैनी हेजी को समझकर गोपी मुस्कुराया और हाथ बांधकर बोला, ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। वो मुर्गी तो मुझे रोज नसीब होती है, इसलिए जी अदब सा जाता है, इसलिए दाल को मुंह मारना पड़ता है ताकि कुछ तो मुंह का जायका तब्दील हो। गोपी के जवाब पर ठाकुर मुंह से कहकहा निकल गया और खूब हंसने के बाद बोला, बहुत होशियार हो गया है, लगता है दाल कुछ ज्यादा ही रास आ गई है। ऐसा कर रामदास को मेरा पैगाम पहुंचा दे कि जब मेरा हुक्म हो वो अपनी छोरी को लेकर हवेली आ जाए, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। और हाँ, गोपी जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, ठाकुर चंद्रराम बोला तो गोपी रुक गया। उस सवालिया निगाहों से ठाकुर की तरफ देखने लगा। आज रात अपनी पत्नी को हवेली में पहुंचा देना, बहुत दिन हुए उससे मिले हुए, आज वो बहुत याद आ रही है। गोपी सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। दूसरे दिन गोपी को कहने की बजाय ठाकुर ने रामदास को खुद बुलवाकर उसकी छोरी प्रीति को हवेली में लाने के लिए कहा। जब रामदास ने ये खबर अपनी पति को सुनाई तो वो खुश होने की बजाय परेशान हो गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शाम समय प्रीति को लाजमन ठाकुर की हवेली जाना पड़ता। उसने भगवान से प्रीति की सलामती के लिए प्रार्थना की और खामोश हो गई। प्रीति अपने कमरे में पुरसुकून सो रही थी कि उसे किसी ने इतने प्यार भरे अंदाज में पुकारा कि उसकी नींद फौरन उड़न-छू हो गई। कमरे में तारीकी फैली हुई थी। वो उठकर बैठ गई और आंखें फाड़ कर हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी। उसे हैरानगी हो रही थी कि उसे किसने पुकारा है। हालांकि आवाज बहुत नरम और मध्यम थी, लेकिन इसके बावजूद वो गहरी नींद से किस तरह अचानक बेदार हो गई। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो। ये सोचकर वो फिर से लेटने लगी कि वो आवाज दोबारा से सुनाई दी। किसी ने उसे बड़े प्यार से पुकारा था। वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगी। उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी।
अचानक उसे अपने बालों में किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। कोई नादीदा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था और वो दुनिया और माफिया से बेखबर होती जा रही थी। फिर उसके कानों में वही दिलकश आवाज गूंजी, तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन तुम हो कौन और बंद कमरे में किस तरह आए? प्रीति मदहोश सी आवाज में उस नदीदा वजूद से पूछ रही थी। कुछ देर तो पुरइसरार सी खामोशी रही, फिर वो बोला तो प्रीति को अपने कानों में रसगुल्ता महसूस होने लगा। मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है, लेकिन हम सर्कस जिनों में शुमार नहीं होते, जो इंसानी वजूद पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और उन्हें हर तरह की तकलीफ देने से बाज नहीं आते। लेकिन हमारे कबीले का ये दस्तूर है कि जो भी जिन किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा, उसकी जिन्नाती ताकतें सल्ब कर ली जाएंगी और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करने का वादा करे, तब उसे मुआफी मिलती है। हैरत अंगेज तौर पर उसके जिन होने के बावजूद प्रीति को उससे कोई खौफ ना महसूस हुआ। उसने अपने हाथ प्रीति के सर से हटा लिए थे। उसकी आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? प्रीति ने किसी नादीदा नुक्ते पर निगाहें जमाकर कहा। क्यों नहीं? फिर ठंडी हवा का एक झोंका प्रीति के चेहरे से टकराया और सामने बिस्तर पर धुएं का एक मरगुला बनने लगा। धीरे धीरे वो मरगुला एक ठोस इंसानी वजूद में ढलने लगा। जब वो ह्योला मुकम्मल हुआ तो एक खूबसूरत वजूद प्रीति के सामने था। वैसे तो वो बिल्कुल इंसान ही दिखाई देता था, लेकिन उसकी भवें बहुत घनी और आंखें किसी हद तक कानों की जानिब खींची हुई थी। कतई नजर उसके वो बिलाशुबा बहुत हसीन मर्द था। प्रीति ने आज तक इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा था। वो आंखों में स्ताइश लिए यकतक उसकी तरफ देख रही थी। उसे इतनी महवियत से अपनी तरफ तकते पाकर उसके लबों पर दिलकश तबस्सुम आ ठहरा। ऐसे देखकर तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हालांकि मैं तो खुद तुम्हारी आवाज का दीवाना हूँ और तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा। इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पास रुक गया और अब तो यूं लगता है कि मैं कहीं भी जा नहीं पाऊंगा। उसकी बेकरार आवाज प्रीति को किसी और दुनिया की सैर कराने लगी। उसने कब इतने खूबसूरत अल्फाज में किसी से अपनी तारीफ सुनी थी? उसके भरभरे लबों पर एक अलोही सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। प्रीति ने दिल में सोचा जरूर, लेकिन कुछ कहने से बाज रही। क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो? उसके सवाल पर प्रीति ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से चमक खाइफ होकर फिर से निगाहें झुका ली, लेकिन सर को इस बात में हिलाना नहीं भूली थी। तुमने मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा। रोजाम ने प्यार से प्रीति की तरफ देखते हुए पूछा तो प्रीति को भी ख्याल आया, तुमने इतना मौका ही कहाँ दिया कि मैं तुम्हारा नाम पूछ सकूं। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति ने मासूमियत से दरियाफ्त किया तो जवाब में रोजाम ने उसे अपना नाम बताया और फिर सारा वाकया उसे बताया कि किस तरह वो उसकी आवाज सुनकर रुक गया और अब वो कहीं भी न जाने का इरादा कर चुका था। प्रीति को ये फिक्र खाने लगी कि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, लेकिन रोजाम जिन ने उसे बताया कि वो गायब हालत में उसके साथ रहेगा, किसी को जरा भी पता नहीं चलेगा। प्रीति मुतमिन सी हो गई। फिर बातों ही बातों में रात गुजरने का पता भी न चला। सुबह वो जल्दी बेदार ना हो सकी तो उसकी माता ने उसे जगाया और उसे बताया कि आज शाम समय उसे ठाकुर की हवेली गाना सुनाने के लिए जाना है। प्रीति बड़ी हैरान हुई कि ठाकुर को कैसे पता चला कि वो अच्छा गाती है, लेकिन उसे हर हाल में ठाकुर की हवेली जाना था, क्योंकि हुक्म अदवली की सजा वो अच्छी तरह जानती थी। साथ साथ उसे ये भी परेशानी थी कि पता नहीं ठाकुर किस कमाश का आदमी होगा, क्योंकि पिंड वालों से भी वो ठाकुर की फितरत के बारे में कुछ न कुछ सुन चुकी थी। इसलिए उसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। वो परेशानी के आलम में कमरे में वापस आ गई और खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। अचानक रोजाम जिनजादे की आवाज उसके कानों में गूंजी तो वो चौंक सी गई। इस वक्त वो बिल्कुल उसे फरामोश किए हुए थी। जब रोजाम ने उसे मुखातिब किया तब उसे उसका ख्याल आया, इतनी जल्दी मुझे जहन से झटक दिया। अभी तो मैं तुम्हारे पास हूं, जब चला गया तो भला तुम कहाँ मुझे याद रखोगे। रोजाम की आवाज पर वो शर्मिंदा सी हो गई।
नहीं, वो दरअसल। और फिर उसने सारी बात रोजाम को बता दी। जवाबन उसने प्रीति को तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र ना करें, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद हूंगा। वो बेफिक्र होकर हवेली जाए। इसकी बात पर प्रीति को ढारस हुई और वो हर परेशानी को जहन से झटक कर हवेली जाने के लिए तैयार होने लगी। ठाकुर चंद्रराम ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। उसने अपनी हापका को मजीद खूबसूरत बनवाया। गुलाबों की पत्तियां बेड पर बखेर दी, जिनकी महक ने पूरे कमरे को मसहूर कर दिया था। बेड के आसपास गुलाबों की लड़ियां लगवाई, जिससे कमरे की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया था। कमरे के रंग से हमरंग पर्दे और बेडशीट की महलनुमा कमरे का तासुर पेश कर रही थी। गोया कमरा यूं तासुर पेश कर रहा था जैसे आज ही किसी की शादी के लिए खसूसी तौर पर सजाया गया हो। वो जब भी किसी शिकार को यहाँ लाता तो कमरे को इसी तरह सजाया करता था। कमरे का रोमान परवर माहौल शिकार को शिकार करने में आसानी देता था, और जो आसान शिकार न होता उसे दौलत की चकाचौंध दिखाई जाती। कुछ तो ख्याल डाल देती और कुछ इसके बावजूद भी मुश्किल साबित होती, जिन्हें वो अपने जोर बाजू से फतह कर लिया करता था। और प्रीति के बारे में भी उसका ख्याल था कि वो गरीब लड़की है, दौलत की चकाचौंध से वो ज्यादा मुजाहमत नहीं करेगी। और जब गोपी ने उसे प्रीति और उसके पिता के आने की इतला दी तो उसने जल्दी से उन दोनों को अंदर बुला लिया। गोपी भी उनके साथ ही अंदर आया। जैसे ही ठाकुर चंद्रराम की नजर प्रीति के सांवले लेकिन पुरकशिश चेहरे पर पड़ी, वो अपनी आंखें झुकाना भूल गया। ऐसा हुस्न उसने कहाँ देखा था। वो दिल ही दिल में गोपी को शाबाश दे रहा था, जिसने इतना नमकीन शिकार उसे फराहम किया। अचानक रामदास की आवाज गूंजी तो वो चौंक गया, जो अपनी छोरी प्रीति को कह रहा था कि वो ठाकुर को प्रणाम करे। उसके कहने पर प्रीति ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जवाबन ठाकुर ने उसे ऐसी भूखी नजरों से देखा कि उसका वजूद काम किया। औरत फौरन मर्द की नजर को पहचान लेती है, वो किस जाविये से उसे देख रहा है। लेकिन रामदास को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस इसी में खुश था कि ठाकुर ने उसे इतनी इज्जत बख्शी कि उसकी बेटी को खसूसी तौर पर बुलाया। जब ठाकुर अच्छी तरह प्रीति को नजरों से टटोल चुका तो उसने गोपी को मुखातिब किया, गोपी, रामदास को मेहमान खाने ले जाओ और इसे पूरी इज्जत से बैठाओ। जो भी तलब करें फौरन हाजिर करो। और इसके साथ ही गोपी को आंख का महसूस इशारा किया तो वो मानी हेजी से सर हिलाता और रामदास को साथ लेता मेहमान खाने की जानिब बढ़ गया। वो ठाकुर के इशारे का मतलब अच्छी तरह से जानता था। रामदास को इतनी शराब पिलानी थी कि वो होशो हाथ से बेगाना हो जाए और वो खुलकर खेल खेल सके। जैसे ही गोपी रामदास को लेकर बाहर निकल गया, चंद्रराम ने हवसभरी निगाहों से देखा और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। प्रीति का दिल जोर से धड़क उठा। ये अपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? प्रीति के सहमे लहजे पर ठाकुर ने मीठी नजर से उसे घूरा और बोला, घबराओ नहीं, मुझे तब तक गाना सुनने में मजा नहीं आता जब तक मुकम्मल खामोशी और सुकून ना हो। तुम ऐसा करो, गाना शुरू करो। ये कहकर ठाकुर प्रीति के बहुत करीब बैठने लगा तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बोली, माफी चाहती हूँ ठाकुर साहिब, लेकिन मैं आपके इतना नजदीक बैठकर नहीं गा सकती, मुझे अजीब सा लगता है। प्रीति की बात पर ठाकुर जोर से हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, तुम जिस तरह गा सकती हो वैसे गाओ। ये कहकर ठाकुर ने बैकग्राउंड से टेक लगा दी और मदहोश नजरों से प्रीति को देखने लगा। और जब प्रीति ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया तो ठाकुर मदहोश सा हो गया। इतनी सुंदर आवाज उसने कब अपनी जिंदगी में सुनी थी। जो प्रीति गाते हुए आगे बढ़ रही थी वैसे ही ठाकुर मदहोश सा होता जा रहा था। और जब प्रीति ने गाना खत्म किया तो कुछ देर तो वो यूं ही पड़ा रहा और फिर एक झटके से प्रीति की तरफ बढ़ा। उसके लबों पर प्रीति की आवाज की तारीफों के पुल थे। प्रीति के करीब पहुंचकर उसने जो ही प्रीति को अपने बाजू में भरना चाहा, उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस आ गया। और फिर जैसे ही उसकी नजर प्रीति के पीछे खड़े वजूद पर पड़ी तो उसके जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। प्रीति के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत और खौफनाक आदमी खड़ा था। उसके मुंह से खून बहकर उसके पूरे जिस्म को भिगो रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर खून की एक बूंद भी फर्श पर नहीं गिर रही थी। जब वो बोला तो उसकी आवाज ने इर्द गिर्द बोंचाल पैदा कर दिया।
जबकि प्रीति को मालूम हो गया कि उसके पीछे यकीनन रोजाम जिनजादा होगा, जो अपनी शक्ल बदलकर ठाकुर को खौफजदा करने आया है ताकि वो प्रीति को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसकी भयानक आवाज ने ठाकुर के जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया। वो बहुत खौफजदा हो गया, जबकि रोजाम चंद कदम आगे बढ़कर ठाकुर के करीब आया और अपनी डरावनी आवाज में ठाकुर को मुखातिब किया। ठाकुर, तू क्या समझता है कि तू गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहेगा और ईश्वर खामोशी से देखता रहेगा? ईश्वर इसलिए खामोश था कि शायद तू अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए और ईश्वर से मुआफी मांग ले, लेकिन नहीं, तू तो जुल्म करते हुए भूल गया कि एक तुझसे भी बड़ा ऊपर मौजूद है जो तेरी हर हरकत को नोट कर रहा है। लेकिन वो दरगुजर करता आया और तूने उस खामोशी को कुछ और ही समझ लिया। लेकिन अब तेरे जुल्म इतने बढ़ चुके हैं कि एक लम्हा भी अगर तुझे जिंदा छोड़ा गया तो पता नहीं तू क्या करेगा। अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ईश्वर एक लम्हे के लिए भी तुझे छोड़ने पर तैयार नहीं। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे कुछ ना कहो, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। ठाकुर चंद्र राम ने रोजाम के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसका वक्त पूरा हो चुका था। और वैसे भी जब जालिम को लगता है कि उस पर बुरा वक्त आ गया है तो वो मुआफी मांगता है और आइंदा अच्छा रहने का वादा करता है। लेकिन जब बुरा वक्त टल जाए तो वो फिर अपने असली रूप में आ जाता है और भगवान से किए वादे को भूल जाता है, जैसे कि ठाकुर चंद्र राम। लेकिन रोजाम ने उसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर अपने हाथ आगे किए और उसके हाथों से तेज शुआएं निकली और ठाकुर के जिस्म में बेबस हो गई। उसके मुंह से अजियतनाक चीहों का तूफान फूट पड़ा। शुआएं जहां जहां पड़ी वहां से खून का फवारा फूट पड़ा और देखते ही देखते ठाकुर ने अजियत के आलम में अपनी जान दे दी। प्रीति आंखें फाड़ी सब कुछ देख रही थी। जब ठाकुर ने दम तोड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर रामदास और गोपी दौड़ते हुए आए और अपने आगे का मंजर देखकर हैरान रह गए। और जब उनकी नजर रोजाम की खौफनाक शक्ल पर पड़ी तो उनकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। अचानक रोजाम की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसने गोपी की तरफ गजबनाक नजर से घूरा और बोला, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान है जो अपने पति को अपनी खुशी से ठाकुर के हवाले करता था और दौलत बटोरता था। लेकिन अब वो दौलत तेरे कुछ काम नहीं आएगी। उसने गोपी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने हाथ आगे कर दिए और गोपी के मुंह से अजियतनाक चीहों का सिलसिला शुरू हो गया। ठाकुर चंद्र राम और गोपी की मौत पर जहां लोगों ने भगवान का शुक्र अदा किया था, वहीं वो हैरान भी थे कि ऐसा किसने किया। लेकिन वो कुछ भी समझने से कासिर थे। उनके लिए सबसे बड़ी बात ठाकुर और गोपी से निजात थी। ठाकुर के परिवार ने भी शुक्र अदा किया क्योंकि वो भी ठाकुर से सख्त नाला थे, लेकिन खौफ से जुबान नहीं खोलते थे। जालिम अपने अंजाम को पहुंच गए थे। प्रीति बहुत उदास थी क्योंकि रोजाम चला गया था। उसका वापस जाना बहुत जरूरी था। उसने फिर आने का वादा किया था। प्रीति को उसी दिन का इंतजार था। लेकिन एक अजीब बात हुई। एक आदमी उनके घर आया। उसने प्रीति को बुलवाने का कहा। जब प्रीति आई तो उसने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो फिल्म के म्यूजिक का प्रोड्यूसर है। उसे गाने के लिए किसी नई आवाज की जरूरत थी और उसे प्रीति का पता चला तो वो यहाँ चला आया क्योंकि एक आदमी ने उसे यहाँ का पता दिया है। फिर उसने प्रीति को गाने के लिए कहा। जब प्रीति ने उसे गाना सुनाया तो वो मशहूर सा हो गया और उसे फौरन अपने कानों के लिए बुक कर लिया। कुछ दिन के बाद प्रीति ने अपने परिवार के साथ मुंबई चले जाना था। उस प्रोड्यूसर ने उन्हें फ्लाइट लेने का वादा भी किया था। प्रीति हैरान थी कि वो आदमी कौन हो सकता है। उस प्रोड्यूसर को इसके बारे में बताया। फिर उसके जहन में रोजाम का नाम आया तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।